नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो आ जाइए, चलते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें ये स्पेशल केस है ट्रेन। ट्रेन की गति, ट्रेन सभी जानते हैं, बैठे हैं लोग ट्रेनों में, घूमते हैं ट्रेनों में, ठीक है। तो आज हम ट्रेन पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, मतलब सॉरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। ओके, एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन तो पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन और रिलेटिव स्पीड, ये तीन चीजों पर हमने बहुत अच्छी बात कर ली है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल जमी होनी चाहिए। इन सभी की जरूरत हमको पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगर इन सभी पर आप तैयार हैं, आप कहते हैं हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, तो हम आगे धीरे धीरे एक एक केस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेन को समझने के लिए उसकी कुछ प्रकृति समझो। क्या, ध्यान दो। अगर अगर ट्रेन क्या करता है, ट्रेन किसी पोल को, पोल समझते हो ना, करंट पोल, बिजली का पोल हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, पुरुष, स्त्री या किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। अथवा आप देखते हो कि वो होता है ना, तोखा, समझते हो, तोखा गांव में बोलते हैं, जो हमारा डिस्टेंस का इंडिकेशन देने के लिए रोडों पे लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, आ नहीं रहा है नाम याद में। तो वो जो साइन बोर्ड लगा होता है, पत्थर का लगा होता है ना, आप गांव की तरफ कभी रोड पे जाओ तो आप देखो पत्थर के बड़े बड़े से बोल्डर लगे होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि कानपुर इतना दूर है, बनारस इतना दूर है, प्रयागराज इतना दूर है। तो उस तरीके की चीजें, यानी ऐसी चीजें क्या है, ऐसी चीजें बेटा जो क्या है, फिक्स फिक्स नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, फिक्स नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वस्तुएं जो हिल नहीं रही हैं, यानी जिनमें गति नहीं है, जो चल नहीं रही हैं, और जिनका लेंथ ऑफ इटसेल्फ, उनका खुद का जो लेंथ है वो क्या है, अवॉइड कर देने लायक है, यानी नेग्लिजिबल कह सकते हो, नेग्लिजिबल, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, एन एलिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, यानी जिनका खुद का लेंथ, जैसे एक इंसान ऐसे खड़ा है, अब इंसान का खुद का लेंथ ऐसे तो कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, कोई छोटी सी वस्तु खड़ी है, कोई गाड़ी, कोई कार, ऐसी चीजें खड़ी हैं, कोई पत्थर लगा है, कोई बिजली का पोल है, तो इनका क्या है ना, खुद का लेंथ कुछ नहीं है, इनका खुद का लेंथ कुछ नहीं है। और जिनका खुद का लेंथ कुछ नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं को जब ट्रेन पार करती है, व्हेन ट्रेन क्रॉस अबो थिंग, कौन सी थिंग, जो फिक्स हो, चल नहीं रही हो, और जिनका खुद का जो लेंथ है वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो। तो ट्रेन जब ऐसी चीज को पार करता है, ट्रेन जब ऐसी वस्तुओं को पार करता है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, तब वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, खुद के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है बेटा, बहुत आराम से बात को समझो कि अगर कोई ट्रेन किसी इंसान को, किसी पोल को, किसी पत्थर को पार करता है, इन सारी चीजों में जिनका मैंने नाम बताया, उनमें एक खासियत ये होनी चाहिए कि वो चीजें रुकी हुई हो, खड़ी हो, और जिनको मैंने बताया आप देखोगे उनके खुद का लेंथ, लेंथ का मतलब नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल उनका लेंथ कुछ नहीं होता, ना पोल का, ना पत्थर का, ना इंसान का।
तो ऐसी चीजों को अगर ट्रेन जब भी पार करता है, तो अगर आपसे पूछी जाए कि ट्रेन कितनी दूरी चलकर एक खड़े इंसान को पार करेगी, या एक ट्रेन कितनी दूरी चलकर एक पोल को पार करेगी, या ट्रेन एक पत्थर को कितनी दूरी चलकर पार करेगी, तो आपको बताना है कि ट्रेन खुद की दूरी चलकर, जितनी लंबी ट्रेन है, खुद की दूरी चलकर वो किसी पोल को, किसी इंसान को, किसी पत्थर को पार कर सकती है, जो कि रुका हुआ हो, चल ना रहा हो, और जिसकी खुद की लेंथ कुछ ना हो। ओके, तो पहला केस तो आपको यह याद रखना है कि ट्रेन जब किसी पत्थर, पोल या इंसान को पार करती है तो वह खुद के लेंथ के बराबर दूरी चलती है। जितनी लंबी वो है उतनी दूरी वो चलेगी, क्योंकि आपको पता है, देखो ट्रेन कैसी होती है, ऐसी होती है, और यहां पर पोल है। अब जब ट्रेन यहां पर पहुंची पोल के पास, तो ऐसे पार करेगी, ऐसे तो है नहीं कि बस ट्रेन यहां से आ गई यहां खड़ी हो गई, नहीं, ट्रेन पहले यहां अपना इंजन पार करेगी ऐसे। अब ट्रेन ऐसे जाते 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 ट्रेन का इंजन यहां पहुंचेगा, और ट्रेन का ये लास्ट डिब्बा है, जब वो यहां पहुंचेगा तब आप कहोगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया। तब आप क्या कहोगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ। तो ध्यान दो कि इस पोल को पार करने में ट्रेन को यहां से यहां तक की दूरी चलनी पड़ी, यानी खुद के लेंथ के बराबर दूरी चलनी पड़ी। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। उम्मीद है ये बात छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई है। मगर जब केस आते हैं तब उम्मीद आपसे ये की जाती है कि उन केसों में आप जो है इन चीजों को अप्लाई कर पाए, ठीक है? इसलिए इसको बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा ले। दूसरी बात हम आपसे क्या करेंगे, अब अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसे पार करती है? प्लेटफॉर्म को, या किसी पुल को पार करती है, या किसी दूसरे खड़े हुए ट्रेन को, स्टिल ट्रेन को पार करती है, या इस तरीके से किसी बाजार को पार करती है, कोई मार्केट पार करती है। अब इन सारी चीजों में खासियत क्या है? ये भी रुकी हुई हैं, ये सारी वस्तुएं रुकी हुई हैं, मगर इनकी खुद की कुछ लंबाई होती है। जैसे मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है, अब एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहता है, तो पहले ट्रेन यहां पहुंचेगा, ट्रेन की खुद की ऐसी लंबाई है। मान लो ये 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म के इस किनारे पहुंचेगा, तो ट्रेन का इंजन चल के यहां से यहां तक आएगा, ट्रेन का इंजन चल के यहां से यहां तक आएगा, यानी 500 मीटर की दूरी चलेगा। और ट्रेन का जब इंजन यहां रहेगा तो बाकी की बॉडी तो पीछे रहेगी, तो इसको पार करना तो नहीं कहते। तो जब इंजन 300 मीटर और आगे चलकर यहां पहुंचेगा, तब 300 मीटर और इंजन आगे आएगा, तब आप देखेंगे कि इसका लास्ट बोगी या लास्ट डिब्बा, लास्ट कंपार्टमेंट यहां पहुंचा है। और जब लास्ट कंपार्टमेंट प्लेटफॉर्म को पार करके यहां खड़ा है, तब आप ये कहते हो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तब क्या कहते हो मेरे भाई? कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो आपने यहां क्या बात सीखी? आपने यहां यह बात सीखी कि जब प्लेटफॉर्म, पुल, किसी खड़ी ट्रेन या बाजार को, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन पार करती है जिसकी खुद की कुछ लेंथ हो, जिसकी खुद की कुछ लेंथ हो, तब ऐसी स्थिति में डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगी? तब डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन? ट्रेन का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ। ठीक है? अगर मैं कहूं कि 300 मीटर लंबी ट्रेन ने 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, यानी ट्रेन ने 800 मीटर की दूरी चली। अगर मैं कह दूं कि 500 मीटर लंबी ट्रेन ने 1 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर लंबी ट्रेन ने 1 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, इसका मतलब वो 1500 मीटर चली। हाँ या ना? यही बात मैं आपको समझा रहा हूं शुरू से, बोलिए। यही बात मैं समझा रहा हूं आपको शुरू से। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही समझा रहे हैं, और आप ये समझ भी गए कि किसी लंबे से ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लेंथ और उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर का डिस्टेंस चलेगी, यानी उसका टोटल डिस्टेंस इस तरीके से काउंट हो। बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें आप समझोगे रिलेटिव स्पीड के साथ, तब आप ट्रेन से संबंधित किसी भी प्रश्न को आराम से लगा लोगे मेरे भाई। आ जाओ, अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो तीसरी बात पर बात कर लेते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात क्या होनी चाहिए? तीसरी बात ये होनी चाहिए कि अब ट्रेन है, ये ट्रेन है मान लो, और ये एक दूसरी ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करना चाहती है,
जैसे मान लो ये एक ट्रेन है, अब ये समझो ऐसे, ये ट्रेन ए है और ये है ट्रेन बी। अब ट्रेन ए को ट्रेन बी पार करना चाहता है, तो पहले तो बी चलकर यहां आएगा। क्या अभी पार किया? आप कहेंगे नहीं। अब बी चलकर यहां जाएगा, अब पार किया? आप कहेंगे हां। जब बी की लास्ट बोगी, बी की ये वाली बोगी यहां होगी ए के इंजन के पास, इंजन के आगे, तब आप कहोगे कि बी ने ए को क्रॉस कर दिया। तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो अभी हमने पीछे सीखा था कि इसमें अगर ये ट्रेन 300 मीटर लंबी है, ये ट्रेन 400 मीटर लंबी है, तो बी को 700 मीटर चलना पड़ेगा, बी को 700 मीटर चलना पड़ेगा ए को पार करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी को ए को पार करने के लिए 700 मीटर ही चलना पड़ेगा। अगर ए की चाल ए का लेंथ 300 है, बी का लेंथ 400 है, तो बी को 700 मीटर चलना पड़ेगा ए को पार करने के लिए। बट ये भी मूविंग है, ये भी मूविंग है। वहां क्या था? प्लेटफॉर्म रुका हुआ था। अभी ट्रेन क्या है? मूविंग है। तो इसमें कभी दो राय मत रखना कि डिस्टेंस तो आपको यही चलना पड़ेगा। अगर इस ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ 300 है, इस ट्रेन की लेंथ 400 है, तो आपको 700 लेंथ चलना पड़ेगा इस ट्रेन को पार करने के लिए, नो डाउट। बट व्हाट वुड बी द स्पीड, या व्हाट अबाउट द स्पीड? स्पीड क्या होगा? अब ध्यान दो, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो या विपरीत दिशा में जा रही है, तो स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड पढ़ चुके हो। अगर इसकी स्पीड 30 है, इसकी 40 है, तो इसका मतलब 10 के स्पीड से 700 की दूरी चलने में बाद जो है ट्रेन बी ट्रेन ए को पार कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर ट्रेन ए की लेंथ है 800 मीटर, ट्रेन बी की लेंथ है 1000 मीटर। तो बी की चाल है, मान लो बी की चाल है मान लो 54 किलोमीटर या 54 मीटर पर सेकंड, और ए की चाल है 36 मीटर पर सेकंड। बी की चाल है 54 मीटर पर सेकंड, ए की चाल है 36 मीटर पर सेकंड। डन? इतनी बात डन? बोलो, इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे बात करते हैं। अगर ए की लेंथ ये है, बी की लेंथ ये है, तो बी ए को पार करेगा तो कितना दूरी चलेगा? 1800 मीटर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बी ए को पार करेगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा? दोनों के लेंथ के बराबर। अब कोई पूछे कितने देर में पार करेगा, तो ध्यान दो, इसकी स्पीड 54 है, इसकी 36 है, तो दोनों का अंतर कितना है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये 18 के स्पीड से जाएगा, यानी 1000 सेकंड में पार कर लेगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होते, ये सेम डायरेक्शन की स्थिति है, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस वही रहेगा, इस रिलेटिव स्पीड, ये जो रिलेटिव स्पीड है आपको पता है सेम डायरेक्शन में घटाकर लिखी जाती है, ठीक इसी तरीके से यहां पर डिस्टेंस वही रहेगा। अब ये स्थिति क्या है? अपोजिट डायरेक्शन की। क्या स्थिति है? अपोजिट डायरेक्शन की। क्या कहता है कि डिस्टेंस वही रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन की स्थिति है, क्या स्थिति है कि डिस्टेंस तो वही पूरा करना है आपको। 1800 की मैंने 18000 लिख दिया यार, 1800 की। मगर अब आप ध्यान दो कि स्पीड क्या होगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का सम। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का सम। तो ये इसको मात्र 20 सेकंड में पार कर लेगी। बात समझ में आई? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो 20 सेकंड में पार कर लेंगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 100 सेकंड लगेगा, 100 सेकंड में पार कर लेगी। बात ये समझ में आई? सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो पहले देखो कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले उसका रिलेटिव स्पीड निकाल लो। जब रिलेटिव स्पीड पता चल गया तो अब ध्यान दो कि कौन किसको पार कर रहा है। ट्रेन को पार कर रहा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। हर स्थिति में जो पार कर रहा है वो अपना खुद का और जिसको पार कर रहा है उसका, दोनों का टोटल लेंथ उसको कवर करना पड़ेगा।
बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना मेरे भाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। आप कहेंगे सर कूट कूट के भर गया हमारे अंदर, हमें सारी बातें बहुत साफ साफ समझ में आ रही हैं, कोई संशय नहीं है, कोई समस्या नहीं। बोलिए मेरे भाई, क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं? क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं? आप कहेंगे सर हम क्या बताएं, आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। मगर मेरे भाई, मगर मेरे भाई, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम मेहनत आपके लिए बहुत कर रहे हैं बेटा। उस मेहनत से थोड़ा सा फल हमें चाहिए आपसे। थोड़ा आप इफर्ट करिए, चीज़ों को पहुंचाइए अपने मित्रों तक। आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या आपको इतनी बात रिलेटिव स्पीड और मूविंग डायरेक्शन का समझ में आया? बोलो, क्या दोनों डायरेक्शन में मूविंग समझ में आया? ठीक है। अब अब आपको लास्ट एक केस मिलता है जो सबसे दिक्कत दे केस होता है। वो क्या होता है? आपसे कहा जाता है कि एक ट्रेन इधर से इधर आई, एक ट्रेन इधर से इधर आई, और दोनों मिलने के बाद अब ये ट्रेन इतने देर में पहुंची, ये ट्रेन इतने देर में पहुंची, मिलने के बाद पहुंची, मिलने के बाद पहुंची। तो आपको क्या करना है? मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। मिलने के बाद ट्रेन ए को x घंटे का समय लगा, बी को y घंटे का समय लगा। तो आपको क्या करना है? ए की चाल, आपको क्या लिखना है? ए की चाल बटे क्या लिखना है? बी की चाल। आपको क्या लिखना है? ए की चाल बटे बी की चाल बराबर क्या करना है? बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद, मिलने के बाद बी द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद, मिलने के बाद वाली स्थिति है, बटा ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद। ठीक है, और इसका रूट ओवर कर दो। बस ये बात आप याद अगर रखते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेन की पूरी सीरीज में। बाकी की सारी चीजें हम इसी पर रिलेट करके आपसे बात कर लेंगे। बोलिए, क्या ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या ये चारों चीज आपके दिमाग में जगह कर गई है, घर कर गई है? बोलो हाँ या ना। अगर आप हाँ कहोगे तब मैं आपको आगे कुछ सवाल करा के आपको कंसोलिडेट करूंगा। एक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज को छोड़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ट्रेन की गति क्या है? 75 किलोमीटर चलती है एक घंटे में। वो ये जानना चाहता है कि आप बातें समझते हो कि नहीं। अगर वो रुक के चलती है तो हमें क्या मिलता है कि 90 किलोमीटर स्टॉपेज के साथ, और वो रुके ना तो हम क्या देखते हैं कि वो उसी एक घंटे में 90 किलोमीटर जा सकती है। अगर ट्रेन रुके ना, विदाउट स्टॉपेज, अगर ट्रेन रुके ना तो वो एक घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, और ये है विथ स्टॉपेज। अगर ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो एक घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि एक घंटे में ट्रेन कुल मिलाकर कितना दूर कितना देर रुक रही है? 15 किलोमीटर। हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? अब ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, समझिए बात को। अगर ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड क्या है, और बिना रुके चलती है तो स्पीड क्या है? अगर ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो स्पीड क्या है, बिना रुके चलती है तो स्पीड क्या है? वो पूछ रहा है कि हर घंटे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है। बहुत शानदार प्रश्न है। हर घंटे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? हर घंटे वो अपना 15 किलोमीटर का नुकसान करा रही है। यानी ट्रेन की एक्चुअल स्पीड तो क्या है? 90 है। ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या है? 90 है। ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। और कितना देर नुकसान कर रही है अपना हर घंटे? वो 15 किलोमीटर का नुकसान कर रही है।
तो अगर वह 15 किलोमीटर का नुकसान कर रही है, तो अगर इस स्पीड, जब ट्रेन चलती है तो इसी स्पीड से चलती है, वो रुक रही है इसके कारण स्पीड इतना आ रहा है। तो इसी से हमको पता चला कि हर घंटे वो 15 किलोमीटर का देरी कर रही है। अगर हर घंटे 15 किलोमीटर का देरी कर रही है तो उसकी चाल 90 है, इसका मतलब वह 15 छका 90, 1/6 घंटा, 1/6 घंटा, हर घंटे में 1/6 घंटा तो रुक जाती है। यानी 5 हिस्सा चलती है, 1 हिस्सा रुकी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट रुक जाती है। हर घंटे में कई मिनट रुक जाती है? 10 मिनट रुक जाती है। बोलो हाँ या ना? बोलो। बहुत छोटी सी चीज थी, आपको बस चेक कर रहा था वो, कि आप इसके दांव पेंच जानते हैं? दांव एंड पेंच, दांव एंड पेंच ये जानते हैं आप? इसको चेक कर रहा है वो। डन है? समझ लिया आपने बात? आगे चलते हैं। राघव ट्रेन ए के अंदर बैठा था जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। मैं बस ऐसे ही 2-4 प्रश्न लाया हूं आज। केवल मेरा उद्देश्य था इस लेसन के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाना और कुछ 2-4 प्रश्न कराना। इसके बाद मैं आपको एक लेसन लेकर आऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर ट्रेन से रिलेटेड सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे करा देंगे क्रम से। ठीक है, टाइप वाइज क्रम से। राघव ट्रेन ए के अंदर बैठा था जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। एक अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई ए की लंबाई की 3 गुनी थी उसे 15 सेकंड विपरीत दिशा में पार करती है। यदि बी की गति 58 किलोमीटर थी तो ए की लंबाई क्या थी? देखो देखो, 2 ट्रेनें हैं, ए और बी। वी लिख दिया यहां पे, बी। 2 ट्रेन हैं, ए और बी। ए की चाल कितनी है? बी की चाल कितनी है? और अगर विपरीत चलेंगे तो कितने स्पीड से चलेंगे? इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या? 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? बताओ, मैंने बताया था 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हुई मेरे लाल? जब वो विपरीत चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 30 मीटर पर सेकंड। और 15 सेकंड में वह किसी बच्चे को पार कर लेती है। ठीक है, 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो 30 के स्पीड से अगर कोई 15 सेकंड चले तो कितना चलेगा? 450 मीटर चलेगा। अगर कोई 30 के स्पीड से 15 सेकंड चले तो 450 मीटर चलेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 450 मीटर चलेगा। अब सवाल देखो, ए की लंबाई की 3 गुनी बी की लंबाई है। कुल दूरी 450 है। अब इसको 3:1 के अनुपात में बांट देना है। इसको क्या करना है? इसको 3:1 के अनुपात में बांट देना है। भैया 2 ट्रेनें एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे विपरीत डायरेक्शन में पार करें, दूरी उन्हें वही चलनी होती है। क्या? कंप्लीट पूरी दूरी। तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई 450 मीटर है और पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के 3 गुना है। बस इसी हिसाब से निकाल लो। वैसे मुझे कुछ लोचा लग रहा है क्योंकि ऑप्शन इसका मैच कर नहीं रहा है, तो यहां 2 गुना हो सकता है हो। अगर ये 2 गुना होगा तब ये 2:1 के अनुपात में बटेगा तो ये 300 और 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या हो जाएगी? 150। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। बात समझ में आ गई आपको? कोई बात नहीं, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न भी हम आगे करेंगे। 180 मीटर 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा की ओर चल रही हैं। मिलने के बाद वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? ठीक है, अब देखो 2 ट्रेनें हैं, एक यहां है दूसरी यहां है। अब मान लो ये दोनों यहां मिल गई हैं, ये दोनों को पार करेंगी। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो ये तो कभी भी शंका ही मत करना कि डिस्टेंस क्या होगा। डन। अब ये 65 और ये 55 से चल रही है, 65-55 से चल रही तो कितना हो गया? 6 5 11 और 10 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? चेक करो, 18 से काटे या किससे काटे? बोलो। चलो काटते नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, दोनों 18 और ये 60, तो 6 पंचे 300/9 क्या आया?
300/9। अगर इनको इतनी दूरी इस स्पीड से चलनी है, अगर इनको इतनी दूरी इस स्पीड से चलनी है, मीटर पर सेकंड, तो एक दूसरे को पार करेंगे वो इतने सेकंड में। ठीक है, इतने सेकंड में। इतने सेकंड में पार करेंगे। तीन 300 मीटर की दूरी 6, 5, 11, 110, 120 मीटर पर सेकंड की 120 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। ये तो मीटर पर सेकंड में वो आया ना जी, ये तो मीटर पर सेकंड में उसकी चाल आई है, मीटर प्रति सेकंड, ये उनकी चाल होगी। अब इस चाल से बेटा, इस चाल से उन्हें क्या दूरी जाना है, 300 की दूरी जाना है। तो समय क्या लेंगे, समय लेंगे दूरी, दूरी बटा चाल। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 300 से 300 कट जाएगा, आंसर क्या आया 9। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना दोनों में आंसर दे सकते हैं, ना या हाँ, हाँ या ना दोनों में। ओके, हो गया, आसान था। देख लेते हैं। दो ट्रेन समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं, जिनकी लंबाइयां इतनी इतनी हैं, कितने समय में पार करेंगे। बस इसको इतना ही पूछना है कि आप क्या ये समझ गए हो कि 300, 300, 600, 80, 20, 700, 700 मीटर की दूरी चलनी है मेरे लाल, 700 मीटर की दूरी चलनी है। अब जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं 84 और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगा कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और 42 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर में बदलने जाएं तो हमें क्या चाहिए, 2 9 18, 21, 3 3 9, 3 7 21, 35/3 मीटर पर सेकेंड। चाल कितना आ गया, 35/3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, 700/35, 35 के बटे 3 है ना, होना है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 35 दूना 70, 20 तिहाई 60 सेकेंड। साफ साफ नहीं लिखा, चलो साफ साफ लिख देते हैं। देखो 84 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा इनकी स्पीड है। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड को कर देंगे 42 किलोमीटर पर आवर या 35/3 मीटर पर सेकंड। ये निकालना आपका काम है। मीटर पर सेकंड में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें या सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें, टोटल डिस्टेंस तो 700 मीटर ही होना है, टोटल डिस्टेंस तो 700 मीटर ही होना है। तो ये कितना टाइम लेंगे, अगर 700 मीटर की दूरी मेरे लाल 35/3 के स्पीड से पार की जाए तो कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। बोलो क्या आपको ये बात आई समझ में कि नहीं, समझ में आइला क्या, अपन को समझ में आ गया, अपुन तपुन शपुन। चलो कोई बात नहीं, ये आज के सेशन के लिए लास्ट सवाल था। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में ढेर सारे शानदार सवाल लेकर, प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर। तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखेंगे और अपनी तैयारी पर पुरजोर देते रहेंगे। मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।